इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जहां चार दोस्तों का एक नॉर्मल सा मनाली ट्रिप एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक और अलौकिक दुस्वप्न में बदल गया। मतलब ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इंसान का गहरा दुख, समय का रहस्यमयी चक्रा और सदियों पुरानी लोक कथाएं आपस में जुड़ सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस घटना की गहराइयों में चलते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर गौर कीजिए। आखिर क्या होता है जब एक गहरे शोक में डूबा हुआ इंसान एक हॉन्टेड यानी प्रेतवादित हाईवे से होकर गुजरता है? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर है। यह हमें इंसानी दिमाग की उस डार्क साइड में ले जाता है जहां हमारी अपनी भावनाएं और किसी अनदेखी दुनिया के बीच की लाइन बहुत ही ज्यादा धुंधली हो जाती है। अब देखिए, कहानी शुरू होती है बहुत ही सिंपल तरीके से। चार दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। इन सब की उम्र कोई 25 साल के आसपास है। ये लोग अपनी बिजी लाइफ से एक ब्रेक लेने के लिए एक शांतिपूर्ण मनाली ट्रिप प्लान करते हैं। ये ट्रिप असल में एक हीलिंग जर्नी थी, मतलब साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताने और पुरानी यादों को ताज़ा करने का एक बहाना। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और दुखद सच छुपा हुआ था। इस ट्रिप से मुश्किल से 3-4 महीने पहले समय के छोटे भाई की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। एक स्कूल ट्रिप के दौरान वो एक भयानक व्हीकल एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, और इस एक घटना ने समय को पूरी तरह से तोड़ दिया था। जो समय कभी पूरे ग्रुप की जान हुआ करता था, हमेशा हंसता खेलता रहता था, वो अब बिल्कुल शांत और खुद में सिमट कर रह गया था। और सच कहूं तो यही गहरा सदमा आगे होने वाली इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना की सबसे बड़ी चाबी है। मनाली पहुंचने के बाद कुछ दिन तो काफी अच्छे से बीते और फिर उन्होंने प्लान किया रोहतांग पास जाने का। पर क्या आपको पता है कि रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका लिटरली मतलब है वैली ऑफ डेथ या फिर लाशों का ढेर। सुनकर ये अजीब लगता है ना? ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक चेतावनी है। पीढ़ियों से वहाँ के लोकल लोगों में ये कहानियां मशहूर हैं कि इस रास्ते पर रात में सफ़र करना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने भी यही वार्निंग दी थी। उसने साफ शब्दों में कहा था, कुछ भी हो जाए, रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाना। उसने उन्हें बताया कि लोक कथाओं के हिसाब से वहाँ एक मायावी साया है जो अंधेरा होने के बाद वादियों में भटकने वालों को अपना शिकार बनाता है। खैर, शहर से आए इन दोस्तों ने इसे एक टिपिकल डरावनी कहानी समझा, मजाक में उड़ाया और अपनी ट्रिप पर निकल गए। लेकिन वो गलती कर बैठे। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो शाम 6 बजे का वो लोकल कर्फ्यू वाला टाइम उन्होंने मिस कर दिया। रात के 9:15 बज चुके थे और वो मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग रहे थे, क्योंकि बाहर इतनी भयंकर धुंध थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात 11 बजते बजते वो एक ऐसे अलौकिक लूप में फंस गए जहां से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। इस भयंकर धुंध में एक खास नंबर बार बार उनका रास्ता रोक रहा था, नंबर 28। उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। अजीब बात तो तब हुई जब लगातार 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वही पत्थर उनके सामने फिर से आ गया, मनाली 28 किलोमीटर। अब ये कोई मजाक या इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो स्पेस और टाइम के एक बहुत ही खौफनाक लूप में कैद हो चुके हैं। अब इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हो जाती हैं। जब वो उस 28 किलोमीटर वाले पत्थर के पास से दूसरी बार गुजरे तो वहाँ एक साया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि 3 अलग-अलग लोगों ने उस एक ही साये को बिल्कुल अलग रूपों में देखा। चिराग को वहाँ सफ़ेद धोती में एक आदमी दिखा, साहिल को खिलौना लिए एक छोटी सी बच्ची नजर आई, और जो अरुण गाड़ी चला रहा था उसे वहाँ एक काला घोड़ा खड़ा हुआ दिखा। एक ही जगह, एक ही टाइम, लेकिन सबके दिमाग ने अपना अपना अलग खौफ गढ़ लिया था। इस सब के बीच जहां बाकी तीनों दोस्त बुरी तरह डरे हुए थे, वहीं समय का रिएक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो बहुत ही शांत, एक ट्रांस जैसी स्थिति में था, और उसने कहा, किसी को हमारी जरूरत है, और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर उसके उस अपराध बोध और अनसुलझे दुख से जुड़ा था कि वो अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाया था। वो बस किसी को बचाना चाहता था। जब वो तीसरी बार उस पत्थर से गुजरे तो वो जगह खाली थी। उन्हें लगा शायद वो बच गए, लेकिन तभी असली पीछा शुरू हुआ।
गाड़ी चला रहे अरुण ने अचानक नोटिस किया कि बाहर कोई उनके साथ साथ चल रहा है। जरा सोचिए, गाड़ी 40 की स्पीड पर है, लेकिन वो 15 साल का लड़का भाग नहीं रहा था। वो बिल्कुल आराम से, शांति से कदम बढ़ा रहा था और बिना किसी एफर्ट के गाड़ी की स्पीड को मैच कर रहा था। उस रहस्यमय लड़के का हुलिया किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। वो कोई 15 साल का बच्चा लग रहा था जिसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ और मिट्टी से सने हुए थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो था उसका चेहरा। उसके चेहरे पर बहुत ही गहरी और एकदम ताज़ा चोटें थीं। अगर आप ध्यान दें तो ये सारी डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी किसी भयानक रोड एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति की होती हैं। ठीक वैसे ही एक्सीडेंट की जिसमें समय के भाई की जान गई थी। और फिर इस पूरे सफर का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट आया। अचानक गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल हो गया था। अरुण पूरी ताकत लगाकर खिड़की बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम जाम हो चुका था। उधर समय ने बिना कुछ सोचे अपनी खिड़की पूरी तरह नीचे कर दी, और जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, समय और वो बाहर चल रहा साया दोनों रियरव्यू मिरर में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर एक दूसरे को हाथ हिलाने लगे। ये एक इतना डरावना साइकोलॉजिकल कनेक्शन था जिसे देखकर दोस्तों के होश उड़ गए। खैर, किसी तरह वो उस लूप से बाहर निकले और जान बचाकर होटल पहुंच ही गए। फाइनली वो अपने होटल के कमरे में थे। सब इतने थके हुए और खौफजदा थे कि बिना कुछ बोले सो गए। लगा कि अब वो सेफ हैं। लेकिन तभी साहिल की आंख खुली। किसी अजीब सी आवाज ने उसे झकझोर कर उठा दिया था। उसने टाइम देखा। रात के ठीक 3:30 बज रहे थे। वो सुरक्षित नहीं थे। असल में असली खतरा तो उनके साथ उनके कमरे में दाखिल हो चुका था। साहिल ने उठकर देखा कि समय अपने बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे के कोने में खड़े होकर शीशे में खुद को घूर रहा था और एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, जिंदा है तू। ये बचपन का कितना प्यारा और मासूम सा गाना है ना। लेकिन उस रात उस खूब अंधेरे कमरे में शीशे के सामने एक बच्चे जैसी आवाज में गाए जाने पर ये गाना खौफ की एक ऐसी सिम्फनी बन गया जिसने साहिल के रोंगटे खड़े कर दिए। शीशे में जो अक्स दिख रहा था वो समय तो बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि उसके गले पर ऐसे गहरे निशान बन गए थे जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरी ताकत से उसका गला घोट रहा हो। चेहरे पर एक अजीब सी जम चुकी मुस्कान थी और उसकी आवाज वो पूरी तरह से एक छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो अपने उसी मासूमियत में उनका मजाक उड़ा रहा था। बाकी दोस्त घबराकर कमरे से बाहर भागने लगे और तभी समय ने, या कहूं उस साये ने, उन्हें रोकते हुए अपने आखिरी शब्द कहे। उसने एकदम मासूमियत से पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक खुली और खौफनाक धमकी थी। और ये बोलते ही समय अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह होते ही दोस्तों ने कोई रिस्क नहीं लिया और वो सीधा समय को लेकर एक लोकल पंडित के पास गए। पंडित जी ने तुरंत एक पूरी प्रक्रिया शुरू की। स्टेप 1, उन्होंने उसकी नज़र उतारी। स्टेप 2, कुछ मंत्रों के साथ झाड़ फूंक की। फिर स्टेप 3 में एक प्रॉपर विधिवत पूजा की गई। और इस सब का जो फाइनल नतीजा था वो सच में हैरान करने वाला था। समय के शरीर से अचानक एक बहुत ही गाढ़ा काले रंग का लिक्विड उल्टियों के रूप में बाहर निकलने लगा, जैसे कोई गहरा जहर उसके अंदर से निकल रहा हो। तो आखिर ये सब था क्या? पंडित जी ने जो थ्योरी दी वो काफी कुछ समझा देती है। एक तरफ था रियल वर्ल्ड का वो अनसुलझा दुख जो समय अपने अंदर दबाए बैठा था, और दूसरी तरफ था रोहतांग का वो अवसरवादी अलौकिक साया। पंडित जी के हिसाब से उस डार्क साये ने समय की इस भयानक इमोशनल कमजोरी को पकड़ लिया था। उसने बड़ी चालाकी से समय के मरे हुए भाई का रूप लिया और उसके गिल्ट का फायदा उठाते हुए उस पर हावी हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन रुकिए, हमारे सोर्स मटेरियल के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही अजीब सा फुटनोट है। ये कहानी अचानक से एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती है। उसमें जिक्र किया गया है कुछ प्राचीन पाली किताबों का, एक बहुत ही रहस्यमयी बड़े से गुंबद का, और किसी ऐसे प्राचीन मंदिर का जो जमीन के नीचे दफन है और जो एलोरा की गुफाओं जितना भव्य बताया गया है। ये एक ऐसा फुटनोट है जो इस पूरी भूतिया घटना को एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री से जोड़ देता है। और इसी बात से हम पहुंचते हैं आज के अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। क्या वो पूरी घटना, वो टाइम लूप, वो साया, क्या वो सच में उस किसी प्राचीन जमीन के नीचे दबे रहस्य का हिस्सा था,
या फिर ये सब इंसान के अपने ही दिमाग का बुना हुआ एक जाल था जो इतने गहरे दुख और सदमे में कुछ भी इमेजिन कर सकता है। आघात और लोक कथाओं के बीच का ये कन्फ्यूजन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।